प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें मेरा जो सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और उसका जो आज का टॉपिक रहेगा प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। हम एक एक उद्देश्यों को आज समझाएंगे, आप धैर्यपूर्वक उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक स्तर अध्यापक शिक्षा वह कौन सी स्तर की शिक्षा होती है जिसमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर 1 से 8 तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर के रूप में मानी गई है। उस स्तर में बालक का सर्वांगीण विकास करना अध्यापक का परम कर्तव्य हो जाता है, जिसमें बालक के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सौंदर्यात्मक ये सारा विकास हमें बालक का करना होता है। तो अध्यापक की अहम भूमिका प्राथमिक स्तर पर मानी जाती है ताकि बालक का ठीक प्रकार से विकास हो सके और बालक सर्वांगीण विकास बालक का करके हम अच्छा नागरिक उसको बना सके, अच्छे गुण उसमें प्रेषित कर सके। ये परम कर्तव्य बालक में प्रेषित करने का अध्यापक का होता है। बालक एक जिस प्रकार एक बगीचे में बहुमूल्य पौधा का महत्व होता है, उसी प्रकार अध्यापक के लिए बालक का बहुत महत्व होता है। अध्यापक उन बालक में सभी गुणों को प्रेषित करना चाहता है, देना चाहता है, सिखाना चाहता है ताकि बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, साहित्यिक विकास हो, सौंदर्यात्मक विकास हो। ये सारे जो कुछ विकास है उसके अंतर्गत बालकों में हम विशेष गुणों को सिखाने का प्रयास करते हैं और बालक इन गुणों को सीख करके समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके और देश के भागीदारी में अपना सहयोग दे सके। ऐसे गुणों के लिए अध्यापक में प्राथमिक स्तर बहुत महत्वपूर्ण स्तर के रूप में उनको माना गया है और उस स्तर को मानते हुए हम उनमें कई प्रकार के उद्देश्यों को समाहित करना चाहते हैं ताकि बालक खेल विधि के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से या चित्रकला के माध्यम से या अन्य कोई गतिविधियां सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम के माध्यम से उनका विकास ठीक प्रकार से हो सके। तो उन विषयों में जो बालक को प्राथमिक कक्षा में हम पढ़ाते हैं उनमें उन विषयों को शामिल किया जाता है, उस विषय वस्तु को शामिल किया जाता है ताकि बालक उन विषयों को पढ़ करके ठीक प्रकार से उनमें ये जानकारी उनको मिल जाए और उनको जानकारी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि बालक के विषय, क्योंकि 1 से 5वीं तक का जो पाठ्यक्रम होता है बालक का प्राथमिक स्तर का माना जाता है और 6 से 8 तक के जो पाठ्यक्रम होता है वो भी प्राथमिक स्तर पे मिडिल स्तर का माना जाता है, वो प्राथमिक स्तर में ही आता है। 1 से 5 तक और 6 से 8 तक वो होता है प्राथमिक स्तर और 6 से 8 तक है उच्च प्राथमिक स्तर। तो इनमें हमें
विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु का ज्ञान उनको देना चाहिए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, संस्कृत, सामाजिक ज्ञान, ऐसे विषयों को हम उनमें जोड़ें ताकि बालक को इनका ज्ञान हो सके और वो ठीक प्रकार के छोटे छोटे रूप में उनको सीख करके अपने ज्ञान का विकास कर सके। ऐसे जो पाठ्यक्रम है हमें प्राथमिक स्तर पर बनाने चाहिए। मिडिल स्तर पर और थोड़ा सा सब्जेक्ट हम बढ़ा देते हैं, उनमें हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान और संस्कृत आदि अन्य जो और सब्जेक्ट है उनको जोड़ते हुए बालकों का थोड़ा सा उच्च स्तर उसमें हम करते हैं, जो मिडिल स्तर पर आता है, और किताबों का थोड़ा सा हम ज्ञान उसमें ज़्यादा प्रेषित कर देते हैं, तो विषय वस्तु को समाहित कर देते हैं, तो बालक उसमें ठीक प्रकार से उनको पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करें। अध्यापक की कोशिश होती है कि बालक का इन विषयों का ज्ञान गहनता से करवा करके बालक को एक सामाजिक नागरिक अच्छा बना सके, अच्छे नागरिक गुण उसमें प्रेषित कर सके। ये उत्तरदायित्व अध्यापक का होता है। इसलिए इनमें अध्यापक की अहम भूमिका होती है कि प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को विकास की दृष्टि से जोर देना चाहिए और छोटे छोटे माध्यमों से बालकों को सिखाना चाहिए, ताकि बालक इन माध्यमों को सीख सके और सीखने के पश्चात खेल खेल की विधि के अनुसार वो सीखे और विभिन्न प्रकार के खिलौनों, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, विभिन्न प्रकार के कौशल के अनुसार उनको हम ज्ञान प्रदान करें, ताकि बालक इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके। ये अहम भूमिका अध्यापक की मानी जाती है। अगर हम अब चर्चा करें उद्देश्यों की, तो उद्देश्यों की अगर हम चर्चा करें तो प्राथमिक स्तर के निम्न उद्देश्य होते हैं। वो है, पहला उद्देश्य है हमारा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, भाषागत विकास को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को तैयार करना। बच्चों के शारीरिक और मानसिक, हमें बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बच्चों को शारीरिक विकास करना चाहते हैं तो खेल कूद विधि का हम प्रयोग करें, खेल खेल के माध्यम से बालकों को समझाएं, खेल के माध्यम से ज्ञान दें और खेल के माध्यम से हम पढ़ाएं, तो हमें कई प्रकार से शारीरिक विकास बालक का हो सकता है। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम की बातें या खेल विधि के माध्यम से बालकों को सिखाना चाहिए। ये भी बात है। मानसिक विकास, अगर बालक का शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। इसलिए हमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बालक को इस प्रकार से हम तैयार करें, इस प्रकार से कोई चित्रकला या चित्र बनाने के लिए दे, ताकि बालक मानसिक रूप से तैयार हो सके, उनमें एक अच्छा ज्ञान उनको मिले और मानसिकता उनकी बने। तो ये भी चीजें हमें इसके अंतर्गत देनी चाहिए। नैतिक विकास, ऐसे गुणों को भी बालक को देना चाहिए ताकि नैतिकता के गुण सीखे, आदर की भावना सीखे, आचरण, अच्छे आचरण की भावना सीखे, सम्मान की भावना सीखे, व्यवहार की भावना सीखे। तो नैतिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक वो बालकों का समाज में ठीक प्रकार से नहीं रह सकता। इसलिए बालकों का नैतिक विकास करना अति आवश्यक होता है। अच्छी कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ उनको सिखानी चाहिए, प्रेरक कहानियाँ बोल करके बतानी चाहिए, ताकि उनमें नैतिकता का विकास हो, अच्छे आचरण करने का विकास हो, माता पिता का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। ये भी बात उनके नैतिकता के अंतर्गत आती है। सौंदर्यात्मकता और व्यक्तित्व के बारे में भी बालक को अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए अच्छा व्यवहार वो कैसे कर सकता है, अच्छा किसी आने पर किसी का सम्मान या आदर किस प्रकार से कर सकता है, उसके व्यवहार से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, ये सारी चीजें सौंदर्यात्मकता के अंतर्गत आती है। उनको भी बढ़ावा देने के लिए हम बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर में जो उद्देश्य है उनको समाहित करते हैं। भाषागत विकास को बढ़ावा देने के लिए और जो भाषागत जो हमारा विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए में अध्यापकों को तैयार किया जाता है कि ऐसे अध्यापकों को हमें तैयार करना चाहिए ताकि वो सारी चीजों को सीख सके और सीखने के पश्चात विभिन्न प्रकार के बच्चों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, भाषागत विकास को बढ़ावा करके अध्यापक
पूर्ण रूपेण तैयार हो सके और अच्छा अध्यापक में ये सारी चीजें होंगी, तभी वो बालकों को ये गुणों को प्रेषित कर सकेंगे। तो इसलिए हम ये उद्देश्यों की बात करते हैं कि ऐसे अध्यापकों को तैयार करना एक प्राथमिक स्तर के शिक्षा के उद्देश्यों में माना जाता है कि हमें ऐसे अध्यापक प्राथमिक स्तर में तैयार किए जाए ताकि इन विकास को बच्चों में प्रेषित कर सके। दूसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापकों को प्रदान करना। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी अध्यापकों को प्रदान करते रहना चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान बालक का मनोविज्ञान को जाने, बालक की रुचि को जाने, बालक क्या चाहता है उसके हिसाब से हमें उनको ज्ञान प्रदान करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे अध्यापकों को हमें बाल मनोविज्ञान विषय को का ज्ञान भी देना चाहिए ताकि बालकों का साइकोलॉजिकल अध्ययन वो कर सके, बालक की इच्छाओं को जान सके, बालक की रुचियों को जान सके, अभिरुचियों को जान सके, योग्यता बालक क्या चाह रहा है उसके हिसाब से हम पढ़ना चाहते हैं उन चीजों को हम दे सके, बालक को उन विधियों का प्रयोग कर सके। ऐसी चीजों में बाल मनोविज्ञान जब तक अध्यापक में ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बालकों को ठीक प्रकार से नहीं पहचान पाएगा, और बालकों को जब तक नहीं पहचान पाएगा तो बालकों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए बालकों को मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी उनको अध्यापक को होना चाहिए। तो ऐसे अध्यापकों में तैयार करना भी इनका उद्देश्य माना गया। अगर अगले उद्देश्य की बात करें कि बच्चों की देखभाल करने की तकनीकी से परिचित कराना, किस प्रकार से बच्चों की देखभाल कर सके। अगर बालक स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है और स्कूल में पढ़ रहा, लेकिन उसकी देखभाल हम किस प्रकार से करें, समय समय उसके निरीक्षण उनका करते रहना चाहिए। ये सारी जो तकनीक है एक अध्यापक में होनी चाहिए ताकि वो बालकों को पहचान सके और उसके अनुसार ही वो कार्य उनको दे सके। इन सारी चीजों की बच्चों की देखभाल की तकनीक भी एक अध्यापक में होनी चाहिए। जब तक ये ज्ञान अध्यापक में नहीं होगा तब तक बालकों को आगे बढ़ाने के लिए वो बालकों को कार्य नहीं दे पाएगा। इसलिए समय समय पर निरीक्षण करके उस तकनीकी का ज्ञान भी उनको आना चाहिए ताकि बालकों को पहचाने और पहचान करने के बाद उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार कार्य देने का कार्य करे। ये भी अध्यापक के उद्देश्यों में माना गया है। बच्चों की आवश्यकताओं को पहचानने के योग्य बनाना, और जो बच्चों की आवश्यकता है, बच्चा जब स्कूल में आता है तो बच्चों की आवश्यकता क्या है, उन आवश्यकताओं को पहचानने के योग्य बनाना भी एक अध्यापक का कार्य होता है। फिर आवश्यकताओं को पहचानने के योग्य अध्यापक बने। किस प्रकार से बच्चों की आवश्यकताओं को जाने। बच्चा कहता नहीं है, गुरु से डरता, लेकिन उनकी आवश्यकताओं को पहचाने। अध्यापक में ये गुण होने चाहिए कि बच्चा बिना कहे उनकी जो आवश्यकता क्या है उनको पहचान करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये भी एक अध्यापकों को तैयार करने में प्राथमिक स्तर के उद्देश्य माना गया है कि बच्चों की पहचानने के योग्य बनाने के लिए भी अध्यापक को तैयार करना चाहिए। कला शिक्षा और कला शिक्षा के बारे में भी जो भी हमारा प्राथमिक स्तर पर है, अध्यापकों में कला शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए ताकि कुछ कार्य वो बना करके करें। कुछ कला शिक्षा में पहले हम विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने का कार्य करते थे, मिट्टी के खिलौने बनवाते थे, तो वो भी कला शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के अन्य जो आजकल कई प्रकार की ऐसे जो प्रोजेक्ट छोटे छोटे जो कला के अनुसार बनाने के लिए देते हैं, राखी बनाने के लिए दे देते हैं या चित्र बनाने के लिए दे देते हैं या कोई अन्य जो कार्यक्रम है वो करने के लिए दे देते हैं, तो ये बच्चों की कला शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये भी हमारे अध्यापक में गुण प्रेषित करें तभी वो बच्चों को ये सारी चीज़ों का विकास कर सके। खेलकूद का ज्ञान भी अध्यापक को होना चाहिए, और जब हम खेलकूद के बारे में अध्यापक जानेगा कि खेलकूद से क्या फायदा है और क्या खेलकूद करने से हमें क्या आनंद की अनुभूति होती है, शारीरिक विकास होता है या नहीं होता, स्फूर्ति आती है या नहीं आती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है या नहीं होता है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान भी अध्यापक को होना चाहिए। इसलिए खेल कूद की जानकारी भी अध्यापक को होगी, तभी बालकों को ये बातें बता पाएंगे। चित्रकला और चित्र बनाने का कार्य भी उनमें आना चाहिए कि चित्र वो समय समय पर एक चित्र दे दिया, उस चित्र को किस प्रकार से वो पेंटिंग करे और पेंटिंग करने में उसमें दक्षता किस प्रकार से हासिल करे। ये ज्ञान भी छोटे छोटे बच्चों को दे ताकि वो दक्षता हासिल करके अच्छा एक कार्य वो कर सकता है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे उनका विकास करेंगे तभी बालक में अच्छी दक्षता आई। तो चित्र
रचनात्मक लेख और रचनात्मक लेखन का कार्य भी उनको करते रहना चाहिए। रचनात्मक लेख भी उनको देते रहना चाहिए ताकि वो अपनी राइटिंग को सुधार सके, अच्छी चीजें उसमें प्रेषित कर सकते, अच्छे लेख वो लिखने की कला है तो गाइडेंस अध्यापक का जरूरी हो जाता है। तो ऐसे अध्यापकों में ये सारी चीजों की बातें बताएंगे तभी वो बच्चों को बता पाए। गीत के माध्यम से गीत सुनाने, जो हमारे जो जिस स्थान पर हमारा स्कूल है जहां हम अध्यापन कार्य कर रहे हैं उस स्थान के लोकगीत विभिन्न प्रकार के आने चाहिए। उन गीत के माध्यम से भी हमें उनको ये चीजें बता सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। ये सारी चीजें, कहानी, प्रेरक कहानी भी बच्चों को समय समय पर बताने के लिए अध्यापक का कार्य होता है कि प्रेरक कहानियां बच्चों को बताएं, क्योंकि ये सारी चीजें हम अध्यापक में इसलिए लेते हैं क्योंकि प्राथमिक स्तर का जो अध्यापक होता है उनमें सारा कुछ आना चाहिए। कहानी सुनाना एक अध्यापक बच्चों सबसे अच्छा कार्य कहानी सुनाना छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि कहानी सुनना और अध्यापक उनको सुनाता है। सबसे अहम बात वो ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक कहानी को सुनते और रुचि जागृत होती है कहानी में। जो भी अध्यापक या अध्यापिका कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो रोचकता बच्चों में आती है और रोचकता के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है। इसलिए कहानी के माध्यम से बच्चों को छोटी कक्षाओं के बालकों को हमें सिखाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी कला होती है, ये विधि कहलाती है। कहानी विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना एक कला होती है ताकि बच्चे उसको जल्दी समझ सके और रोचकता उत्पन्न हो सके। ये भी एक कार्य अध्यापक को होना चाहिए। इसलिए प्रकार के अध्यापक को हमें तैयार करना चाहिए। चल तथा मूक प्रदर्शन, कई प्रकार के हम चल तथा मूक प्रदर्शन भी बच्चों को दिखाए। फिल्म स्ट्रिप के अनुसार कई प्रकार के चलने वाले विभिन्न प्रकार के हम वीडियो के द्वारा हम चल तथा मूक प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं ताकि कोई बोल नहीं रहा। और जैसे हवा महल दिखाना, आगरे का ताजमहल दिखाना या कोई मंदिर दिखाना या पर्यटक स्थल दिखाना, ये ऐसे चल तथा मूक प्रदर्शन भी बालकों को विभिन्न प्रकार के वीडियो के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनसे हम दिखा सकते हो, उनमें मनोरंजन कर सकते हो। तो ये भी ज्ञान उनमें होना चाहिए। इनके माध्यम से अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना भी हमारा उद्देश्य होता है कि सारी चीजों का हम उनको ज्ञान प्रदान करें ताकि उनके माध्यम से अभिव्यक्ति का क्षमता का विकास उनमें हो सके। तो ये पॉइंट कला शिक्षा, खेल कूद, चित्रकला, रचनात्मक लेख, गीत, कहानी, चल तथा मूक प्रदर्शन के माध्यम से अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना भी हमारा उद्देश्य माना गया है। ये अध्यापक में सारी चीजें होनी चाहिए ताकि वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ये सारी चीजें प्रेषित कर सके, ज्ञान दे सके और शिक्षा का विकास कर सके। अगला है छात्रों में संप्रेषण कौशल विकसित करने हेतु कार्यकलाप की दक्षता प्रदान करना। छात्रों में संप्रेषण कौशल, किस प्रकार से वो संप्रेषण करें, किस प्रकार से वो बोले, किस प्रकार से अपनी बात को कहने का कौशल उसमें विकसित हो, ये सारी चीजें भी अध्यापक में होनी चाहिए कि छात्र में संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक के विभिन्न कौशलों को उनको बताना चाहिए। किस पर अपनी बात को कहने का तरीका क्या होता है, प्रेषित करने का तरीका क्या होता है, अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का तरीका क्या होता है, ये सारा गुण उनके आना चाहिए, दक्षता उनमें होनी चाहिए। तो ये भी उद्देश्य इसके अंतर्गत माना गया है। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना भी शिक्षा के उद्देश्यों में माना गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना भी हमारा परम उद्देश्य हो जाता है, परम कर्तव्य हो जाता है कि आज का जो भागदौड़ की जिंदगी में स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। और प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य पर ध्यान देना तो अति जरूरी हो जाता है कि जब बालक प्राथमिक स्तर का होता है तो कई प्रकार से उन्हें इस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना हमारा कार्य होता है कि हम सचेत उनको बीच बीच में करते रहें। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य शिक्षा को, छोटी छोटी स्वास्थ्य शिक्षा जो हमारी है, जैसे रोजाना स्नान करके विद्यालय आना चाहिए, नाखून काट के आना चाहिए, दांतन ब्रश करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से हमें कपड़ों को साफ कपड़े हमें पहनना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक करनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य के प्रति बालक सचेत हो सके और अपने स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से रख सके। अगर बालक अस्वस्थ होगा, बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वो विद्यालय नहीं आएगा, और विद्यालय नहीं आएगा तो शिक्षा का विकास ठीक प्रकार से
नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें स्वास्थ्य के प्रति समय समय पर विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। समाज में भी विभिन्न प्रकार की जागरूकता रैली निकालनी चाहिए। समाज में भी विभिन्न प्रकार की फिल्मों के माध्यम से जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि माता पिता को भी ये पता चल सके कि बच्चों को हमें किस प्रकार से स्वस्थ रखना है, किस प्रकार से हमारे गांव में सफाई रखनी है, किस प्रकार विद्यालय में हमें सफाई रखनी है, और सफाई करते हुए किस प्रकार से निरोगी रूप से बालक स्कूल में जाए। इस प्रकार की बातों में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आजकल भारत सरकार एवं राज्य सरकार का ये स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना बहुत जरूरी हो जाता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बीच बीच में डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य का पता चल सके, बच्चा बीमार तो नहीं है, अगर बीमार है तो उनका ठीक प्रकार से समय पर उपचार हो सके। ये सारी शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसलिए सरकार भी बच्चों के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति, प्राथमिक स्तर के बच्चों के प्रति वो सचेत रहती है कि बच्चों का स्वास्थ्य खराब नहीं हो, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य अगर खराब हो जाएगा तो शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता चला जाएगा। इसलिए जागरूकता के अभियान हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। ये भी हमारा कार्य माना जाता है, ये भी उद्देश्य माना जाता है। विभिन्न प्रकार के संसाधन सामग्रियों का चयन, निर्माण एवं उपयोग की योग्यता विकसित करना। विभिन्न प्रकार के संसाधन निर्माण, संसाधन निर्माण में हमें समय समय पर कई प्रकार के संसाधन इकट्ठे करने चाहिए और उन सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि हम उन संसाधनों के माध्यम से योग्यता विकसित कर सके, विभिन्न प्रकार की कौशल विकसित करें, और कौशल विकसित करके बच्चों में ये सारे कौशलों को हम सिखा सके। तो समय समय पर स्कूल में हमें संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। बिना संसाधन से हम विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। सहायक सामग्री भी बच्चों को पढ़ाने के लिए होनी चाहिए। कहानी के माध्यम से जिस कहानी को हम सुना रहे हैं उसका चित्र हम प्रस्तुत करें तो बच्चा जल्दी सीखता है, स्थायी ज्ञान उनको होता है। अगर कोई हमें कहानी या गाने के माध्यम से या गीत के माध्यम से हम किसी बच्चों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोई कविता बोल रहे हैं, तो उसका चित्र भी उनके सामने हो। मछली के बारे में बता रहे मछली का चित्र उनको, गाय के बारे में बता रहे गाय का चित्र हो, घोड़े के बारे में बता रहे तो घोड़े का चित्र हो, हाथी के बारे में बता रहे तो हाथी का चित्र हो। तो इन सारी चीजों को अगर हम बताएंगे तो बालक में जब तक संसाधन स्कूल में नहीं होंगे, विभिन्न प्रकार के संसाधन सामग्री हमारे पास नहीं होंगी, उनका चयन हमें करना चाहिए, तभी हमारी योग्यता हम विकसित कर सकते हैं, उनमें ऐसी कुशलता विकसित कर सकते हैं। तो ये भी उद्देश्यों के अंतर्गत मानी गई है, इसलिए हमका इसका विकास करना जरूरी हो जाता है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो अध्यापक में विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण लगता है, उन प्रशिक्षणों के माध्यम से इनको बनाना सीखे, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री को बनाना सीखे। और शिक्षण सामग्री को जब अध्यापक बनाना जान जाएगा तो स्कूल में उन पाठ में जब पाठ का विकास करेगा तो शिक्षण सामग्री को बता करके बालकों को पाठ का विकास किया जाएगा, ताकि हमारे पाठ में रुचि उत्पन्न हो सके, स्थायी ज्ञान प्राप्त हो सके, बच्चा ठीक प्रकार से जल्दी सीख सके। इन सारी विधियों के माध्यम से, सहायक सामग्री के माध्यम से भी हम कई प्रकार की योग्यताएं विकसित कर सकते हैं। इनका निर्माण एवं उपयोग भी हमें उसको आना चाहिए, किस प्रकार का उपयोग करें, खास समय पर कहाँ उपयोग उनका करना है, इस सारी चीजों का उद्देश्य भी इसके अंतर्गत माना है। बच्चों में अधिगम तत्परता की योग्यता को विकसित करना, बच्चों में अधिगम तत्परता की योग्यता को विकसित करना भी इनका हमारा कर्तव्य हो जाता है। उद्देश्यों में आता है कि बच्चों में अधिगम तत्परता की योग्यता विकसित करें, किस प्रकार से वो तत्परता से बच्चा सीखे, अधिगम को किस प्रकार से ग्रहण कर सकता है, किस प्रकार से अच्छी तकनीकी से वो सीख सकता है, जल्दी सीख सकता है। इन सारी योग्यताओं को विकसित करने के लिए हमें विधियों का ज्ञान जरूरी हो जाता है। अध्यापक को विभिन्न प्रकार की टेक्निक सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम बालक के अनुसार उनको पढ़ाएं, किस विधि का हम उपयोग करें कि कितने बालक है और वो बालक की क्या रुचि है, उन कौन सी विधि से बालक पढ़ना चाहता है। इन सारी चीज़ों की जो है हमारी जो बच्चों में अधिगम की तत्परता है तभी रहेगी कि उनकी हम योग्यताओं को विकसित करने में विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये भी बात इसके अंतर्गत आती है, ये भी उद्देश्यों में माना गया है। उमंग, स्नेह, चिंता, देखभाल, सहायता, सेवा, तत्परता, धैर्य आदि, इनमें कई प्रकार की रुचि उत्पन्न करना भी हमारा कार्य हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। तो उमंग, बच्चों में उमंग पैदा करना,
खुशी पैदा करना, स्नेह। हमें बच्चों को जब स्कूल में जाए तो हमारे हर बच्चों को प्राथमिक स्तर पर स्नेह करना चाहिए। स्नेह से बालक जल्दी सीखे। डरा करके बच्चों को नहीं रखना चाहिए, स्नेह में बच्चों को रखना चाहिए। ये भी है, बच्चों में चिंता की बातें कभी नहीं, चिंता की चीजें नहीं रखनी चाहिए। बच्चों में चिंता रहित बच्चा होना चाहिए। तो हम उनको देखभाल समय, अगर कोई बच्चा चिंतित है, घबरा रहा है, तो उनकी समस्या को हमें दूर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बच्चों की समय समय पर देखभाल, सहायता करते रहे। किस प्रकार हम सहायता कर सकते हैं? अगर बालक कक्षा में कुछ समस्या आ रही, लिखने में कोई समस्या, तो उनकी बैठ करके उनकी सहायता करें, या कोई कार्य उन पर नहीं हो रहा तो उसकी सहायता हम करें। ये सारी चीजों की सहायता करनी। सेवा के भाव भी उनमें उत्पन्न करें कि किस प्रकार से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र की कैसे सहायता कर सकता है। तो ये तत्परता, उस कार्य को करने के प्रति कितना तत्पर है वो। तुरंत हमने आदेश दिया या कोई बात बताई गुरु ने, तो बच्चा किस प्रकार से उस कार्य को कर रहा है, तत्परता से कार्य कर रहा है या धीमी गति से कर रहा है। इन सारी चीजों का मैं धैर्य बच्चे में कितना है, सीखने की ललक कितनी है, धैर्य कितना है। तो ये भी सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो हम सारी चीजों पर ध्यान दें। तो इसी सभी बातों को ध्यान में रखकर आदर्शात्मक रुचि उत्पन्न करना भी हमारा कार्य हो जाता है। ये सब आदर्शात्मक बात होती है कि बच्चों में हम रुचि उत्पन्न करें, ताकि बच्चे इन सारी चीजों को समझ सकें और समझने के बाद उसमें आदर्श गुण उत्पन्न हो सके। ये भी एक हमारे उद्देश्यों के अंतर्गत। कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता को विकसित करना भी हमारा कार्य हो जाता है। कल्पना शक्ति, बालक में कल्पना शक्ति, सोचने समझने की शक्ति भी विकसित होनी चाहिए, और सृजनशील भी बालक होना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान बालक में दे कि बालक सृजनशील हो, वो कार्य करने की उसमें ललक हो, बालक उस कार्य को करने के लिए उतावला हो। कि ऐसे सृजनशील बालक एवं कल्पना शक्ति बालकों की ज्ञान देने के लिए हमें ऐसे अध्यापकों को तैयार करना चाहिए कि कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता को विकसित करना, कि बालकों के ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाए, ऐसे कार्य करने के लिए दे दिया जाए कि बालक उसमें दिमाग लगाए, मानसिक जो है बौद्धिक स्तर उसमें खपे, बालक बुद्धि से उस कार्य को करे, ताकि उसमें कल्पना शक्ति का विकास, उसमें सोचे, सोचने के बाद उसमें सोचता उस कार्य को करे। तो ऐसी कल्पना शक्ति से उसमें विकास होगा और उस कार्य को करने में सृजनात्मकता आएगी, जल्दी से उस कार्य को तत्परता से करने की कोशिश करेगा। तो ये सारा जो कार्य है, ये सारा जो उद्देश्य है, उनको विकसित करने का होता है कि बच्चों में ये सारी चीजें हम दें, ताकि कल्पना शक्ति, सोचने समझने की शक्ति उसमें विकसित हो सकते हैं और कार्य करने की शक्ति उनमें जल्दी प्रेषित हो सके। तो ये भी हमारा उद्देश्य माना गया है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन करने में सक्षम बनाना। पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली क्रियाओं को पाठ्य सहगामी क्रिया हम कहते हैं। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ जो क्रियाएं चलती है, और जो हम छोटी कक्षा में चित्रों सहित हमारी पुस्तक होती है, चित्र के माध्यम से, और उसमें जो विषय वस्तु लिखी रहती है, ऐसी पुस्तकों को हमें निर्माण करवाना चाहिए। और निर्माण करवाने के बाद, ताकि बालक जब वो पढ़े तो चित्र सहित उस पर पुस्तक को पढ़ेगा तो वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति उसको होगी, और ठीक प्रकार से उसका अध्ययन करने के लिए और चाहत विकसित करेगा या अध्ययन करने के लिए ललक उनमें पैदा होगी। तो ये भी एक है कि वो पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन समय समय पर उनको करवाते रहना चाहिए, ताकि बालक उनको सीख सके। और वो पाठ सहगामी खेल कूद के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के नाटक मंचन करते हुए, या गीत और लोकगीत के माध्यम से, या कोई चित्रकला के माध्यम से, कई प्रकार की सहगामी क्रियाएं, तो बालक उनका आयोजन करके उनमें सक्षम बन के उस कार्य को अच्छा संपन्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्राथमिक स्तर पर मानी गई है। तो ये उद्देश्यों में समझ आता है। अपव्यय तथा अवरोधन को रोकना। अपव्यय तथा बालक कई प्रकार से अपव्यय और अवरोधन में भागीदारी बनता है, क्योंकि अपव्यय क्या है कि जब हम स्कूल में प्रवेश तो ले लेते हैं, लेकिन स्कूल में प्रवेश लेने के पश्चात हम स्कूल में नहीं जाते। नहीं जाने का तो हमारे क्या है, समय का अपव्यय हो रहा है, पैसे का अपव्यय हो रहा है। तो हमें इन सारी चीजों को नहीं अपनाना है, इसलिए अपव्यय को हमें रोकना है। अवरोधन का अर्थ है एक ही कक्षा में कई बार उस कक्षा में फेल हो जाना, उसमें रुकावट पैदा हो जाना, अवरोधन कहलाता है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे,
तो ये अवरोधन कहला जाता है। इसलिए हम अपव्यय अवरोधन को रोकना हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि अध्यापक जो हम तैयार करें प्राथमिक स्तर पर, उन अध्यापकों को ये कर्तव्य होता है कि बालकों को स्कूल से जोड़े और जोड़ने के पश्चात बालकों में नियमित स्कूल वो आए, ऐसा कार्य बालकों में हो ताकि हमारा अपव्यय एवं अवरोधन बच सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, बालक आता तो है स्कूल, लेकिन स्कूल से इंटरवल में चला जाता है या छुट्टी के बाद जब जाता है तो दोबारा दूसरे दिन नहीं आ पाता। तो कई प्रकार की समस्या ऐसी अपव्यय की हो जाती है, ताकि हमारा समय, पैसा एवं कई प्रकार के जो हम बाधित हो जाते हैं, तो ये अपव्यय माना जाता है। अवरोधन के अंतर्गत कई प्रकार, एक ही कक्षा में जैसे तीसरी कक्षा में या पांचवी कक्षा में है, और पांचवी कक्षा से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, छठी कक्षा में नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसी चीजों में वो अवरोधन उसका हो जाता है। तो भी धन की हमारी जो क्षति होती है, समय की क्षति होती है, इन सारी चीजों को जो रोकने का जो कार्य है वो हमें अध्यापक में होना चाहिए, विकसित करना चाहिए कि बालकों में ये सिखाए कि अपव्यय अवरोधन को हमें रोकना है, कभी ऐसी प्रक्रिया में नहीं आना ताकि हम इसमें रुकावट पैदा करें। तो इन सारी चीजों का ज्ञान भी अध्यापक में होता है। ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति में अपव्यय अवरोधन को रोकने में हमें ध्यान देना चाहिए और विद्यालय के शिक्षा का विकास करना चाहिए। बेहद कक्षा तथा पंचमील कक्षाओं को संभालने में दक्षता, बड़ी कक्षा तथा मिश्रित कक्षाओं को संभालने में भी हमें दक्षता होनी चाहिए। कि कई प्रकार से हम कहते हैं कि एक साथ हम कई कक्षाओं को बिठा देते हैं, उनको संभालने की जो दक्षता है वो अध्यापक में होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, अध्यापकों की कमी के कारण हम स्कूलों में दो अध्यापक होते हैं, कई बार ऐसे कार्य आ जाते हैं कि अध्यापक छुट्टी पर चले जाते हैं, तो हम सभी कक्षाओं को इकट्ठी हम बैठा लेते। तो बैठाने के पश्चात हम उन कक्षाओं में कई प्रकार के पंचमील कक्षा में ऐसे कहानी के माध्यम से, एक से गीत के माध्यम से, ऐसे सांस्कृतिक साहित्य के माध्यम से हम उनको समझाएं ताकि हम उनको ठीक प्रकार से उनमें दक्षता उत्पन्न कर सके, ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संयोजन में भी प्रवीणता हमें लानी चाहिए, ताकि बाल केंद्रित शिक्षा में जो संयोजन की प्रवीणता है उनमें आ सके, ये भी चीजें उनमें होनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के विकास में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अवबोध एवं विकास करना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बालक होते हैं, उन बालकों का विकास में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अवबोध का विकास हमें समय समय पर करना चाहिए। वो 6 से 14 वर्ष के बालक होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उन छात्रों में हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में ज्ञान प्रेषित करें, ऐसे बोध दें, ऐसी शिक्षा दें ताकि उनका विकास हो सके। क्योंकि सरकार चाहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिले और उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक विकास, सारा सामाजिक विकास पूर्ण हो सके और अच्छे गुण उनमें प्रेषित हो सके। उनका विकास हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधार पर करें तो हमें कई प्रकार से अवबोध उनमें विकसित होगा। ये भी इन सिद्धांतों का कार्य माना जाता है, उस प्रकार से हम तैयार करते हैं। अगला है इकाई परीक्षण तथा अन्य मूल्यांकन सामग्री को तैयार करना। इकाई परीक्षण तथा अन्य मूल्यांकन सामग्री के अनुसार ही हमें बालकों को तैयार करना है। समय समय पर हमें यूनिटों में कई प्रकार से उस विषय वस्तु को बांट देना चाहिए और समय समय बांट करके उन विषय वस्तु को छात्रों को पढ़ाना चाहिए, ताकि समय समय पर हम उसका मूल्यांकन कर सके, अच्छे मूल्यांकन करके बालकों का निष्कर्ष निकाल सके। तो इन सामग्री को तैयार करने में भी अध्यापक के उद्देश्यों को माना गया है। तो हमें ऐसे अध्यापकों का तैयार करना होता है कि प्राथमिक स्तर पर को ठीक प्रकार से बालकों को शिक्षा दे सके, क्योंकि प्राथमिक स्तर ही महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है। तो मैं आज आपको ये वीडियो लेकर के आया हूँ और वीडियो लेकर के मैंने आपको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य का गहन प्रकार से जानकारी दी है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।